नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झारखंड राज्य के कुंडहित जामताड़ा में आयोजित परिवर्तन सभा में प्रतिभाग किया। साथ ही हजारों की संख्या में आए स्थानीय लोगों को संबोधित भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वो बद्री केदार की पावन भूमि उत्तराखंड से सभी के बीच में आए हैं। कुंडहित क्षेत्र की जनता और उनका प्रेम देखकर उनमें ऊर्जा का संचार हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एक ओर विकास कर जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी है और दूसरी ओर तुष्टीकरण करने वाले, भाई भतीजावाद करने वाले, भ्रष्टाचार में डूबे हुए जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेसी गैंग है। झारखंड सरकार और विपक्ष के लोग झारखंड में डेमोग्राफी के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रच रहे हैं। झारखंड सरकार के संरक्षण में घुसपैठियों को शरण दी जा रही है। विपक्ष के लोग आदिवासियों की जमीन, उनके संसाधनों और संस्कारों को घुसपैठियों के हाथों में देने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये घुसपैठिए हमारी बेटियों की जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। झारखंड के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण आगे के लिए पहलू है आने वाले समय में, जिसके कारण से यहाँ पर बहुत बड़े परिवर्तन जो आज धीरे धीरे यहाँ की जो मूल जनसंख्या है वो घटती जा रही है। यहाँ पर रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इस प्रकार के लोग घुसपैठ कर रहे हैं। वो डेमोग्राफी का बहुत बड़ा कारण बनेगा। इसके कारण से अपराध भी बढ़ते हैं, इसके कारण से अन्य जो स्थितियां खराब होती हैं, मूल संस्कृति का भी जो है बहुत नुकसान होता है। और यहाँ के लोग इस बात को निश्चित रूप से सोच रहे होंगे, यहाँ पर विचार कर रहे होंगे कि ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। बीजेपी की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक है। प्रथम चरण के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान होगी। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक पहला चरण चला है। प्रदेश में करीब 12 लाख लोग बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। 2 अक्टूबर से शुरू होगा अभियान का दूसरा चरण। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 अक्टूबर से अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। बीजेपी की मंडल स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान प्रथम चरण के सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा की जाएगी। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक सदस्यता अभियान का पहला चरण चला था। 2 अक्टूबर से अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। बीजेपी की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक को लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। प्रथम चरण के सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक पहला चरण चला था। प्रदेश में करीब 12 लाख लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रथम चरण के सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक पहला चरण चलेगा। प्रदेश में करीब 12 लाख लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। 2 अक्टूबर से दूसरा चरण शुरू होगा। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने पर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड करेगा, जिसमें 10,000 से अधिक राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, जिसके लिए धामी सरकार हर तरह से तैयार है और ये उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक पल होने वाला है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी रेखा आर्य जो हमारी खेल मंत्री है, उनके नेतृत्व में बहुत ही सुंदर आयोजन होने जा रहा है। 38वां राष्ट्रीय खेल हमारा उत्तराखंड करने जा रहा है और वो मेजबानी करेगा, यहाँ से होस्ट करने का काम करेगा। इसमें 10,000 से ऊपर के खिलाड़ी यहाँ पर खेल में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं और 17 विभिन्न अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने का काम करेंगे। उसमें हमारे एथलेटिक है, वेट लिफ्टिंग है, शूटिंग है, तीरंदाजी है, बहुत सारे, कबड्डी है, काफी सारे ऐसे जो हमारे खेल हैं जो इस प्रदेश के युवा खेलेंगे। अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर लोग आएंगे और इसको देखने का काम करेंगे।
खटीमा में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बाढ़ आपदा से संबंधित चेकों के वितरण में हो रही देरी पर खटीमा एसडीएम रविंद्र सिंह भिष्ट से मिलकर नाराजगी व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने खटीमा क्षेत्र के वंचित बाढ़ आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द सहायता राशि का चेक वितरण करने की मांग की। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह भिष्ट द्वारा आश्वस्त किया गया कि वंचित बाढ़ आपदा प्रभावितों को जल्द सहायता राशि का चेक वितरण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विगत बाढ़ आपदा के समय में जो राहत सामग्री और चेक वितरण का काम दिया गया था प्रशासन को, बीच में कुछ इसमें असुविधा हो गई थी, इस वजह से रुक गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब वर्तमान में अभी दौरा किया था तो उन्होंने स्पष्ट जिलाधिकारी महोदय को आदेश दिया था कि जो भी पात्र लोग हैं उनको धनराशि का वितरण तत्काल कर दिया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम माननीय एसडीएम साहब से मिले और उनको स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि सोमवार से अगर चेक वितरण का कार्य पूरा नहीं किया गया तो हमें इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना पड़ेगा और इनके खिलाफ भी हम कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए सरकार की तरफ से को कहेंगे। चेक वितरण का जो सिलसिला हमारा जारी हुआ था, पहले 8-9 जुलाई को हमारे जो यहाँ पर खटीमा क्षेत्र के अंदर आपदा आई थी, उसमें लगभग हमने 12.5 करोड़ इतना का हमने चेक वितरण कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन कुछ शिकायत भी प्राप्त हुई कि कुछ पात्र व्यक्ति इसमें छूट गए। तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश भी हुए थे और डीएम साहब के भी हमारे निर्देश हुए थे कि जो भी पात्र व्यक्ति छूट गए हैं उनको भी हम दोबारा से इसको ले लें, उनको चेक वितरण का कार्य करें। इसी सिलसिले में हमने होमवर्क कर दिया है और लगभग हमारी लिस्ट तैयार हो चुकी है। मानसून के बाद शहर में सड़कों पर गड्ढे और स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से शहरवासियों को कई उम्मीद थी। उनकी आशाएं थी कि शहर में स्कूल, कॉलेज, कूड़ा प्रबंधन, अस्पताल स्मार्ट होंगे, लेकिन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आज गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है, कूड़े का कोई प्रबंध शहर में नहीं है, अस्पताल में नवजात शिशु का शव मिला है। ऐसे में शहर को स्मार्ट कैसे कहा जाए। धमसाना ने जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने की मांग की है। जो ग्रीवेंसेस रेज किए गए हैं उसको हम शासन को संदर्भित कर रहे हैं। तो शासन से जैसे डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सेकंड, जो इमीडिएट नेचर का हमारा ग्रीवियंस है कि कहीं पर सीवर लाइन ओवरफ्लो करने की शिकायत मिली है, उसके लिए हमने तत्काल अभी एसडीएम की संयुक्त कमेटी बनाकर वहां पे मौका मुआयना के लिए भेज दिया है। वायलेशंस पाए जाने पर आज ही पुनिटिव एक्शन इम्पोज हो जाए। हमारी पार्टी की महामंत्री गोदावरी थापड़ी जी, हमारे पार्टी के नेता राज्यपाल जायसवाल जी, हमारे पार्टी के नेता सुनील अग्रवाल साहब और सारे प्रमुख नेता, पूर्व पार्षद, हमारे निवर्तमान पार्षद, हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी देहरादून से मिला और जिलाधिकारी देहरादून को हमने मांग पत्र दिया। देहरादून स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट 5 वर्ष पहले शुरू किया गया था और जिसको विधिवत रूप से जिलाधिकारी जो सीईओ थी उन्होंने पूर्ण होने का और उस पर उत्तराखंड सरकार प्रदेश में फिल्मी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अलर्ट नजर आ रही है। सरकार की ओर से उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 पर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने फिल्म जगत के लिए महत्वपूर्ण पहल के तहत फिल्म रिसोर्स डायरेक्टरी का निर्माण कर रही है। इस फिल्म रिसोर्स डायरेक्टरी में राज्य के फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों और संस्थानों की जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही ये डायरेक्टरी उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के तहत तैयार की जा रही है, जिससे देश विदेश से आने वाले फिल्म निर्माता और निर्देशक स्थानीय प्रतिभाओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपनी फिल्मों में मौका दे सकें। बता दें कि फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वंशीधर तिवारी ने बताया कि फिल्म रिसोर्स डायरेक्टरी तैयार करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के फिल्म निर्माण से जुड़े प्रतिभाशाली व्यक्तियों और संस्थानों की जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। इस डायरेक्टरी में फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, संगीतकार, कोरियोग्राफर, गीतकार, लेखक, कैमरामैन, फोटोग्राफर, स्टूडियो मालिक और लाइन प्रोड्यूसर समेत संस्थानों की पूरी जानकारी को शामिल किया जा रहा है।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार के विजिलेंस द्वारा 68 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बिष्ट ने कहा कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कई बार अधिकारियों का भ्रष्टाचार में संलिप्तता बताने की बात कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रत्येक विभाग में 30 से 40% की रिश्वत दिए बगैर अधिकारी कोई काम ही नहीं करते। वहीं बीजेपी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति और करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में धामी कैबिनेट अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। तो ये अगर सुन लेते, देखिए विजिलेंस की जांच का जहां तक सवाल है, ये तो एक प्रोसेस है। भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं और विजिलेंस उस पर जांच करता है। और अगर आप सर्वाधिक कार्रवाइयां देखें विजिलेंस की, वो कांग्रेस की सरकार में उस समय सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया। और भाजपा सरकार में तो विजिलेंस को आदेश दे रही है कि कैबिनेट की बैठक कीजिए और मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच आगे बढ़ाने के आदेश पारित करिए। लेकिन सरकार उसकी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और जो रूटीन का काम होता है उसी पे अपनी फिर थपथपाने का काम कर रहे हैं। वो उस चर्चा में नहीं ध्यान। उत्तराखंड में आने वाले समय में बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आवागमन देखने को मिल सकता है, जिसे लेकर परिवहन विभाग कुमाऊं क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि पहले फेज में हमने 4 धाम यात्रा के मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की कार्रवाई की थी, जिसमें गंगोत्री धाम की तरफ केंद्र सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य पर्यटक स्थलों में हर 35 किलोमीटर के दायरे में कुल 41 चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि कोई भी ई वाहन चालक जरूरत पड़ने पर बिना किसी परेशानी के अपना वाहन चार्ज कर सके। पहले फेज में हमने 4 धाम यात्रा के मार्गों को कवर किया था। उसमें गंगोत्री को छोड़कर बाकी जगह लगा दिया गया है। गंगोत्री पे भारत सरकार की ओर से लगाए जाने हैं। बाकी सेकंड फेज में हम लोग कुमाऊं का जो तराई भावर का एरिया है, हमारे यहाँ हरिद्वार का जो क्षेत्र है, देहरादून, और देहरादून में तो पहले से लगे हुए हैं, प्लस जो कुमाऊं के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, उदाहरण के लिए नैनीताल है, रानीखेत है, कौसानी है, यहाँ तक जो गाड़ियां जाती हैं, यात्री जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर 35-30 किलोमीटर के अंतराल पे लगाने की योजना है। इसके लिए 41 स्थलों का चयन किया गया है। उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी ई वाहन से यात्रा करता है तो उसको बिल्कुल निश्चिंतता। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने आम जनता के साथ जनसंवाद स्थापित किया। इस दौरान लोगों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याओं से डीजीपी को अवगत कराया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए पुलिस महानिदेशक ने बताया कि साइबर क्राइम, गंभीर अपराधों में अंकुश और बढ़ते नशे को रोकथाम और यातायात को लेकर कई प्रकार के सुझाव मिले हैं, जिस पर पुलिस ने अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड नौकरशाह के 50 करोड़ रुपए चोरी होने की उड़ रही खबरों पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि फिलहाल संबंधित मामले में किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली है। यदि कोई बड़ी घटना होती है तो सबसे पहले पुलिस के पास कंप्लेंट आती है, लेकिन इस प्रकार की कोई भी सूचना पुलिस के पास नहीं आई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, वो भी लगातार पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पर और पुलिस की मतलब पुलिस के संसाधनों को सुधार करने के लिए लगातार चिंता व्यक्त करते रहते हैं, लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग एक बहुत बृहद योजना बना के पुलिस विभाग के हर पहलू में हम उसको सुदृढ़ करने के लिए क्रियाशील हैं। और जैसे अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने 65 करोड़ रुपए दिए हैं उत्तराखंड पुलिस के भवनों को सुधारने के लिए। मंगल भाई, खटीमा नगर पालिका विस्तार के बाद आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत
मतदाता सूची बनाने की कार्रवाई चल रही है, जिसके लिए अंतिम तिथि शासन द्वारा 28 सितंबर तक तय की गई है। इसी क्रम में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी तथा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला की मौजूदगी में सुपरवाइजर्स की एक बैठक का आयोजन तहसील सभागार में किया गया, जिसमें हर हाल में 28 सितंबर तक मतदाता सूची तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने की बात कही गई। वहीं इस मामले में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मतदाता सूची अंतिम तिथि तक राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1000 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। सीमा विस्तार परिशोधन के बाद जो वोटर्स यहाँ पर बढ़ गए, उन वोटर्स की लिस्ट यहाँ पर बनाई गई। लगभग सभी 20 वार्डों में हमारे सभी की प्रकृति चेंज हो गई, तो सभी 20 वार्डों में हमारा एक काम हो रहा है और 28 तारीख की हमारे डेडलाइन है। तब तक हमने वोटर लिस्ट तैयार करके चुनाव आयोग को भेज देंगे, राज्य चुनाव आयोग को भेज देंगे। साथ ही साथ हमारे जो पोलिंग बूथ हैं, पहले 56 थे, उनको भी बढ़ाकर हम लगभग 70 ±2 हो सकते हैं, उनकी आज हम उसको वर्कआउट कर लेंगे। तो वो पोलिंग बूथ भी हम टिक कर लेंगे कि ये पोलिंग बूथ बनने हैं। सब पोलिंग बूथ के हमने ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रत्येक बूथ में 1000 से ज्यादा वोटर्स ना हो, ताकि वोटिंग के टाइम में असुविधा न हो। ऋषिकेश में आगामी 29 सितंबर को शहर में होने वाली मूल निवास स्वाभिमान महारैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति से जुड़े लगातार लोगों से संपर्क करने में लगे हैं। लोग घर घर जाकर महारैली के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भी महारैली के उद्देश्य से संबंधित पर्चे लोगों को वितरित कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस महारैली को सफल बनाने में लोगों के साथ महिलाएं भी अपना विशेष योगदान देने में लगी हुई हैं। वहीं संघर्ष समिति से जुड़ी और समाजसेवी कुसुम जोशी ने बताया कि महारैली में 30,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें अभी तक 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की सहमति मिल चुकी है। महारैली निकालने का मुख्य उद्देश्य सरकार को चेताना है, जिसमें सबसे पहले मूल निवास की व्यवस्था 1950 से लागू करने, राज्य में सशक्त भू कानून और बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़ा कानून लागू करने की मांग शामिल है। बाल विकास परियोजना द्वारा पूरे देश में पोषण माह कार्यक्रम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का आयोजन प्रत्येक शहर के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर लगातार किया जा रहा है, जिसके तहत बाल विकास परियोजना जसपुर शहर के वार्ड नंबर 4 की समस्त कार्यकारियों द्वारा सामूहिक रूप से बाल विकास परियोजना अधिकारी के निर्देशन में सुपरवाइजर अंजू रानी के नेतृत्व में अम्मा की रसोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम वृद्ध महिलाओं और किशोरियों ने प्रतिभाग किया। जिसमें वृद्ध महिलाओं ने लोहे की कढ़ाई में पकाने वाले व्यंजनों के विषय में जानकारी देते हुए उन्हें पौष्टिकता की जानकारी दी। का आयोजन चल रहा है 1 सितंबर से 30 माह तक, जिसमें कि वार्ड नंबर 4 में अम्मा की रसोई प्रोग्राम किया गया है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम 7वां राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें कि हमने अम्माओं को एकत्रित किया है, जिसमें कि अम्माओं ने काफी जानकारी दी है कि लोहे की कढ़ाई में किस तरीके से भोजन बनता है और कड़ी चावल बने हैं। उसमें जो महिलाएं हैं उनको आयरन के बारे में बताया गया है कि आयरन होता है कि उसके घर में आंगनबाड़ी केंद्र में आई है। वार्ड नंबर 4 अम्मा की रसोई का आयोजन किया। हाँ, आज चनेगा साग बनाया, बगल की रोटी, लोहे की कढ़ाई में छोंका, अंडा में बनाया, लोहे की कढ़ाई में छोंका, जिसमें आयरन होता है, लोहे की कढ़ाई जिसमें आयरन होता है, लोहे की कढ़ाई। नाम बताओ कौन सी दी उत्तराखंड राज्य युवाओं को रोजगार देने में कीर्तिमान बना रहा है। दरअसल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य ने रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में राष्ट्रीय औसत आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। राज्य में पिछले 1 साल में रोजगार के अवसर बढ़ने से बेरोजगारी दर घटी है। हर उम्र के वर्गों पर नजर डालें तो बेरोजगारी दर 4.5% से घटकर 4.3% पर आ गया है, जबकि 15 से 29 साल के उम्र वर्ग में 14.2 से घटकर 9.8% पर आ गई है। राज्य में साल 2022-23 के मुकाबले में सभा के वर्ग में
जनसंख्या अनुपात विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शहर में साइकिल रैली निकालकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। नगर निगम के नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने रैली में शामिल होकर प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इंद्रमणि बडौनी चौक पर साइकिल रैली का शुभारंभ पद्मश्री कल्याण सिंह रावत मैती ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में पहाड़ी पेडलर्स और ऋषिकेश साइकिल क्लब ब्लू राइडर्स के 20 से अधिक राइडर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी बंगाली समाज मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बंगाली समुदाय की समस्याओं के समाधान और उनके सर्वांगीण हितों के प्रति गंभीर है। समुदाय की उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे को लेकर पार्टी सड़क से लेकर संसद तक समुदाय के साथ मिलकर संघर्ष करेगी। कार्यकर्ता बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में व्यापारी ने बंगालियों के अनुसूचित जाति के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर बंगाली समुदाय को गुमराह करने का आरोप लगाया। मांग है, समाज की वर्षों पुरानी मांग है, उसके साथ 2-3 मांग और है। छात्रवृत्ति की मांग भी है। हरिचांद ठाकुर वाला जो हमारा छात्रवृत्ति है वो भी बंद कर दिया है इन्होंने, उसको चालू कराने के लिए हम लोगों ने मांग रखा है। और एक मांग हमारी बंगला भाषा लागू करना है, उसकी मांग भी हमने रखी है। तो ये जो छोटे छोटे मांग है सब, अब साथ में सबसे जो बड़ा मांग है हमारा अनुसूचित जाति का दर्जा देना। तो इस पे हम चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार इस पे। उत्तराखंड दौड़ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पालतू पशुओं की टैगिंग करते वक्त अब उसके मालिक की भी फोटो खींची जाएगी ताकि पता चल सके कि वो पशु किसका है, और यदि वो अपने पशु को सड़कों पर छोड़ता है तो फिर उसके खिलाफ आसानी से कार्रवाई की जा सकती है। हुआ है कि जो टैगिंग होगी उसके साथ फोटो भी होगा, जिससे कि लोग टैग काट दे रहे हैं तो पता नहीं लग रहा किसकी है, तो उससे फोटो रहेगा उस गाय का उसके साथ, तो पता लग जाएगा कि किस आदमी की है गाय। जो सड़क पे दिखेगा तो फोटो से पता लग जाएगा उसका। तो उसके लिए भी हमने किया है, भेजा है शासन में, तो मुझे लगता है कि उस पर भी हो जाएगी, तो फिर वो चिन्हीकरण का में सहूलियत रहेगी। देहरादून नगर निगम में वार्डों से शुल्क जमा करने का कार्य महिला स्वयं सहायता समूह करेगी। नगर निगम देहरादून के विभिन्न वार्डों से शुल्क एकत्रीकरण का काम अब महिला स्वयं सहायता समूह करेगा। महिला स्वयं सहायता समूह को नगर निगम के 38 वार्डों से कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क जमा करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभी महिला समूह को वार्डों का आवंटन कर दिया है। समूह की महिलाओं को शुल्क वसूलने पर पारिश्रमिक दिया जाएगा। वाटर गैस कंपनी का टेंडर हुआ था, उसमें उस कंपनी को यूजर चार्ज वसूलने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। उसमें नगर निगम बोर्ड के द्वारा महिला समूह को एक जिम्मेदारी दी गई है। महिला समूह के द्वारा यूजर चार्ज वसूलने का कार्य किया जा रहा है। उसमें अलग अलग क्षेत्र के लिए जिस तरह का व्यवसाय है, घरेलू दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल्स और हॉस्पिटल, जो अलग अलग कैटेगरी में है उसके हिसाब से यूजर चार्ज एक निर्धारित किया गया है। और जो नॉर्मली घर है। देहरादून के रेलवे स्टेशन पर देर रात जमकर हंगामा हो गया। दरअसल दूसरे समुदाय की किशोरी से मिलने पहुंचे युवक को लोगों ने जमकर पीटा। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इस घटना में पुलिस की गाड़ी समेत कुछ निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कुछ लोगों को चोटें भी आईं। वहीं एसएसपी संजय सिंह समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक करते बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी।
काशीपुर में पिछले 1 माह से गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे यहां के लोगों में दहशत का माहौल है। पिछले 1 महीने से काशीपुर के कई गांव में गुलदार की चहलकदमी देखी गई। वहीं देर रात जसपुर रोड स्थित एक टाइल्स फैक्ट्री में 9 फीट की दीवार फांदकर गुलदार फैक्ट्री के अंदर घुस गया। फैक्ट्री स्वामी मोहम्मद जकी ने बताया कि गुलदार फैक्ट्री के अंदर करीब 1.5 घंटा चहलकदमी करता रहा। लेबर के उठ जाने से गुलदार दीवार फांदकर बस्ती की ओर चला गया। इसकी सूचना वन क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह रजवार को भी दी गई। उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और वन विभाग की टीम जगह जगह कॉम्बलिंग कर रही है और क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे भी लगाए गए हैं। मैं उठा सोकर 3 बजे खन, तो मैंने काम चाय पानी बनाने के लिए उठा, तो मैं बोला लेबर उठाई काम करने को। फिर मैंने देखा जाता हुआ, फिर सारे बंदे उठाए मैंने, फिर वो देख के दीवार उलंघ के भाग गया था। और फिर कितने थे वो, मतलब कितनी देर रहा आपकी फैक्ट्री में? फैक्ट्री में तो रहा कम से कम एक आध घंटा 1.25 घंटा ले आया। मैं तो 3 बजे उठा ना, मुझे क्या पता कितना रहा। कैमरे में देखा गया, भाई साहब देखा कैमरे में, रहा 1-2 घंटे। अच्छा, किसी पर हमला वगैरह? हमला किया, दीवार उलंघ कर चला गया। शहर के अलग अलग कोनों में देखा गया है, जैसे कि कौशाम्बी कॉलोनी में 9 गजा कब्रिस्तान की तरफ हो गया, टीले की तरफ हो गया। अब वो तो एक दूर में था, यहाँ अब पूरी आबादी का क्षेत्र है। यहाँ पर काफी घर के में बने हुए हैं, काफी आबादी रहती है। लोग बाग शाम के टाइम, हवा कल अच्छी भी चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, तो लोग बाग अपने घरों के बाहर भी बैठे हुए थे। तो आबादी की तरफ के में अब वो बढ़ रहा है। तो मेरा के में वन विभाग से यही कहना है कि इसको पिंजरा लगाकर जल्द से जल्द के में कहीं ना कहीं इसको पकड़ा जाए, जो के में लोगों में डर का माहौल है उससे बचा जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।